नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। 8 जनवरी तक बढ़ाई गई है अंतरिम जमानत। जी हां, मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जैन की अंतरिम जमानत को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब इस मामले को लेकर अदालत में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए जैन की याचिका को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। राजस्थान में कल होगी ताजपोश की। जी हां, जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भजन लाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज भी शिरकत करने वाले हैं। राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत 2 उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक कुमावत लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, उन तैयारियों से साफ नजर आता है कि कार्यक्रम भव्यतम होने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है और इसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल राजस्थान के अंदर जो है 16 केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के 17 सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के अंदर ये कितना होने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। इसको देखकर ये भी अंदाजा लगा सकता है। और सुरक्षा की अगर बातचीत की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से जो राजस्थान भर के अंदर सुरक्षा पूरी तरीके से चाकाचौबंद पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है। पूरी तरीके से आज सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर कल 3 बजे तक के लिए जो पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए आने जाने वाले लोगों का भी खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार से सुरक्षा के अंदर जो है हर व्यक्ति को जांच कर और चेक कर ही आगे भेजा जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और केंद्रीय मंत्रियों की अगर बातचीत की तो उनका आना भी जाहिर सी बात है, राजस्थान के गुलाबी नगरी को एक पर्यटनों के रूप में भी भारी देखा जाता है। तो यहाँ से गुलाबी नगरी और साथ के अंदर इस समारोह के अंदर वो सम्मेलन के अंदर भाग लेकर ये भी देख पाएंगे कि एक राजस्थान के अंदर मेहमानों का किस तरीके से आदर सत्कार किया जाता है। फिर इस बात के लिए भी जो देखिए दीपक, एक और विषय मैं आपसे समझना चाहूंगी, शपथ ग्रहण के लिए अल्बर्ट हॉल का ही चुनाव क्यों? वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के अंदर अल्बर्ट हॉल है, वो सबका केंद्र का एक तरीके से देखा जाए तो वो बिंदु है जिसके लिए हर कोई अगर राजधानी में आएगा तो सबसे पहले उस बिंदु पर जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर सबका ध्यान केंद्रित रहेगा, आने वाले सभी लोगों का ध्यान केंद्रित रहेगा। और जो सजावट यहाँ पर होने वाली है वहां से पूरे जयपुर का वो बिंदु है जहां पर चारों तरफ से लोग आसपास के अंदर आने वाले जाने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर पहुंच पाएंगे। और साथ के अंदर यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही साबित होगी। परकोटे का ये हिस्सा माना जाता है और लोग भी यहाँ पर बराबर मात्रा में पहुंच पाएंगे। और इसके अंदर कल जो ये सभा जो की जा रही है
इसके माध्यम से एक नया संदेश दिया जा रहा है कि राजस्थान के लिए वो चहेता चेहरा जनता के सामने आएगा और उसको शपथ दिलाने मात्र अब रह गया है, सारी फॉर्मेलिटीज जो है पूरी हो चुकी है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के लिए कल का दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, राजस्थान पधार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए इसको चुना गया है क्योंकि सबसे मुख्य बिंदु शामिल किया जाता है और अल्बर्ट हॉल को देखने के लिए यह राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। तो एक मुख्य बिंदु के रूप में इसे देखा जाता है और पर्यटन स्थल के रूप में भी माना जाता है, इसलिए इसको चुना गया है। बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी अपडेट हुई है, राजस्थान में कल शपथ ग्रहण समारोह है जिसके लिए तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। फिर चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का दावा भी किया जा रहा है। मथुरा का रुख करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, जहां पर एडवोकेट कमीशन के सर्वे की मंजूरी मिल चुकी है। शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे को अनुमति मिल गई है। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहा है विष्णु शंकर जैन ने। सच सामने आकर रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आदेश हो गया है, आदेश के बाद सभी को इंतजार है 18 दिसंबर का, वो तारीख जब तय हो जाएगा कि आखिरकार कितने लोग सर्वे का हिस्सा होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये 18 तारीख को तय होगा कि सर्वे में कौन कौन रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, सर्वे किस तरह से किया जाएगा, कितने वक्त में किया जाना है। लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। उसके पास अभी 3-4 दिनों का वक्त है, तो हो सकता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ले जा करके चैलेंज करें। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हम इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इफ बट ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल आज का जो आदेश है और उसके आगे की प्रक्रिया ये है कि 18 तारीख को हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि सर्वे किस तरह से होगा, कितने लोग होंगे, कौन एडवोकेट कमिश्नर होगा, उसके साथ कितने लोग और होंगे, कितने दिनों में, कितने दिनों का वक्त होगा एसआई के पास ये सर्वे को कंप्लीट करने के लिए। ये सारी चीज़ें 18 तारीख को तय होंगी, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट में कोई जा करके कोई इस ऑर्डर को चैलेंज ना करे। ठीक है सर, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ से जो हवा उड़ती है वही असल में उत्तर प्रदेश की आबो हवा डिसाइड करती है, या यूं कह सकते हैं कि मौसम सूचक है एक तरीके से। लखनऊ में मुस्लिम्स की तादाद भी अच्छी खासी है, अल्पसंख्यकों की तादाद भी अच्छी खासी है। अब ऐसे में जब मथुरा में जांच का फैसला सामने आया है, तो क्या इसके बाद किसी तरह के स्वर सुनाई दे रहे हैं क्या? नहीं, अभी किसी तरह का कोई ऐसा विरोध या आक्रोश जैसी बात नहीं है। अपनी अपनी राय लोग जाहिर कर रहे हैं। जब काशी का ऑर्डर आया था और सर्वे उसमें होने की स्थिति होती, तब भी इस तरह के सुगबुगाहट हुई थी। लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसला, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। कोर्ट के फैसले को आप कोर्ट में ही, ऊपरी अदालत में ही चैलेंज कर सकते हैं, बयानबाजी से या किसी तरह से, और इसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये सभी लोग जानते हैं। और चूँकि इस जो वहाँ की शाही ईदगाह ट्रस्ट है वो इस केस को लड़ रही है, तो हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। बाकी जो राजनीति है वो तो अपनी तरह से चलती रहती है, वो उसको तो नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर हम प्रक्रियात्मक बात करें तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ज़रूर एक बार दस्तक दी जाएगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विवेक तिवारी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि स्वर भले ही ना हो, लेकिन हाँ, अभी मौका ज़रूर है कि आगामी अदालतों में जो है याचिका को चुनौती दी जा सके, आदेश को चुनौती दी जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कुल 14 ऐसे सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया है। आज कुल 14 विपक्षी सांसद निलंबित हुए हैं। लोकसभा से 9 और विपक्षी सांसद सस्पेंड। पहले कांग्रेस के 5 सांसद सस्पेंड हुए थे। लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है।
सुरक्षा चूक पर हंगामा कर रहे थे सांसद। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा सुरक्षा चूक मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन में सफाई दी और सांसदों से बैठकर इस विषय पर चर्चा की बात भी कही है। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसको तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। Having taken serious note of the misconduct of Sri V.K. Srikandan, Sri Benny Benhan, Sri Mohammad Javed, Sri P.R. Natarajan, Mrs. Kanimoji, Sri K. Subramaniam, Sri S.R. Pratibhan, Sri S. Venkateshan and Sri Manikam Tagore, MPs, in utter disregard to the House and to the authority of the Chair, having been named by the Chair, resolved that the above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder of the session under Rule 374(2). सांसदों के लोकसभा से निलंबन पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए निलंबन किया गया है, ये कहना है कांग्रेस का। संसद की सुरक्षा में संसद में जवाब दे सरकार, सुरक्षा में चूक पर पीएम और गृह मंत्री जवाब दें। तो वहीं संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिला। सड़क पर उतरे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। प्रताप सिम्हा का लगातार जिक्र और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी चल रही है। तो संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष का प्रदर्शन, सड़क पर उतर आए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग। प्रताप सिम्हा जो कि मैसूर से सांसद हैं बीजेपी के, प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर पर ही इन चारों लोगों को संसद भवन में एंट्री मिली थी। यही वजह है कि प्रताप सिम्हा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
अब इस पूरे मामले को लेकर जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं चल पाए हैं और एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। सारी बातें लगभग रख दी हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था, जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में टेरिटरी को लेकर के एक बार फिर से दो बाघों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। टेरिटरी को लेकर इस संघर्ष में बाघ T121 घायल हो गया। रणथंभौर भ्रमण पर गए पर्यटकों और नेचर गाइड्स ने बाघ T121 को घायल अवस्था में देखा है और वन विभाग के अधिकारियों को इसकी इत्तला भी कर दी है। आपको बताते चले कि रणथंभौर में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। फिलहाल वन विभाग घायल बाघ के इलाज में जुटा हुआ है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जहां पर दो बाघों के बीच में टेरिटरी को लेकर जंग देखने को मिली। टेरिटरी को लेकर के तनातनी का माहौल दो बाघों के बीच में देखने को मिला। एक बाघ T121 इस घटना में घायल भी हुआ है, जिसको घायल अवस्था में पर्यटकों ने देखा, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। अब वन विभाग T121 के इलाज में जुटा हुआ है।
दाहोद की लोकल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर चोरी के 41 केसेस दर्ज हैं और पुलिस कई महीनों से इसकी खोज भी कर रही है। आरोपियों की तलाशी में घरों में चोरी करने में काम आने वाले औजार बरामद हुए हैं, जिनमें लोहा काटने वाला कटर भी शामिल है। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने सभी आरोपों में अपनी गलती मान ली है। पॉक्सो कोर्ट 3 के न्यायाधीश अहमद चौहान ने 2 अहम फैसले सुनाए हैं। मई 2018 मारवाड़ जंक्शन थाने में विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एमपी निवासी आरोपी कालिया को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना से दंडित किया गया है। तो वहीं नाना थाना क्षेत्र में जुलाई 2022 में नाबालिग को स्कूल से जाते समय 2 दिन बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी दिनेश कुमार को 20 साल की सजा और 3 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है। तो 2018 और 2022 के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।